हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि अपने YouTube पे ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये चैनल का नाम कोई दूसरा भी बना रखा है, तो अपना क्या है कि न्यू ईयर पे इसका नाम चेंज करने वाला है। बिल्कुल मस्त नाम जैसा कोई YouTube पे होगा। अपन आगे चालू करते हैं। अपन ने ना हैदराबाद कंप्लीट कर लिया था। अपन ने हैदराबाद कंप्लीट कर लिया, बंगाल हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे अवध। देखा होगा मैं अवध। भैया अवध में क्या क्या कांड हुआ था अपन ने ना लास्ट टॉपिक में अपन ने देखा था बक्सर। बक्सर का युद्ध अपन ने देख लिया था, कब हुआ था। और सोचो फटाफट 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 चलाओ दिमाग, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के अपने अपने फटाफट। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ कब हुआ 1757। उसके बाद बक्सर का 1764 में, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। 3 जने थे, दिमाग में रिकॉर्ड करो फटाफट। कौन था 3 जने, कौन कौन थे। मुगल साम्राज्य, मुगल का कौन था बताओ, शाह आलम द्वितीय। अवध का कौन था, सुजाउद्दौला। अब आएगा वो बीमारी, अब आएगी बीच में टांग अड़ाने वाली, सुजाउद्दौला अब आएगा। 2 हो गए। और एक मीर कासिम था ही बंगाल का, हारे। संधि करने देखो युद्ध किसने हुआ था। आया थोड़ा जुकाम लग रहा है मेरे बहुत बुरा, तो थोड़ा इग्नोर करना आप इसको। तो इस संधि करने कौन आया था, क्लाइव। संधि करने कौन आया था, क्लाइव। युद्ध तो लड़ा दूसरे ने, संधि कौन करने आएगा, क्लाइव। चलो आगे चालू करते हैं अवध। पहले देखते हैं अवध में से स्थिति क्या चेंज हुई। अवध में क्या स्थितियां चेंज हुई, अवध में ऐसी क्या स्थितियां हुई कि जैसे कि यहाँ पे क्यों ये महत्वपूर्ण बात था, ऐसे क्या क्या स्थितियां हुई, क्यों ये महत्वपूर्ण था, क्यों युद्ध हुए और ये क्यों स्वतंत्र होने लगा। आइए चलो आओ फटाफट, वही भारत बनाएंगे अपन। ये देखो आप, ये अपना है भारत। यहां पे बैठी ये है दिल्ली, ये पॉइंट है दिल्ली। दिल्ली में बैठा है वही अयोग्य शासक रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। भैया रंगीला मिजाज का इंसान था, बिल्कुल रंगीला मिजाज का। दिल्ली में कौन बैठा, दिल्ली में बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। अब यहाँ पे है अवध। अवध को थोड़ा ब्लू से डिनोट करते हैं, क्या क्या यहाँ पे इसके कारण थे। अवध अपने आप कॉपी में भी क्या नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स में डालते रहना। इसमें क्या क्या कारण हुए अवध में, क्यों महत्वपूर्ण था। देखो अवध था वर्तमान उत्तर प्रदेश वाला, ये पूरा क्षेत्र आ गया था। ये क्या गंगा नदी क्षेत्र था, गंगा नदी थी ना वो यहाँ से निकल, मतलब गंगा नदी इसी क्षेत्र में थी। गंगा नदी क्षेत्र, आप सोचो कोई नदी है, बड़ी नदी है, गंगा नदी क्षेत्र। आप सोचो एक बार कि जो नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र है, नदी है, गंगा नदी आएगी। अब वो क्या है, कोई नदी बहती है, साथ में ना कंकर पत्थर, जैसे मतलब उपजाऊ भूमि जाती है वहां पे, उपजाऊ भूमि बन जाती है ना। तो उपजाऊ भूमि है, रेगुलर बह रही है नदी, तो अपने साथ में अलग अलग अवशेष, पत्थर के टुकड़े, चट्टान, मिट्टी, बालू, कुछ भी सब लेके आएगी वो। गंगा नदी क्षेत्र होगा तो क्या होगा, गंगा नदी क्षेत्र होगा तो क्या होगा, उपजाऊ भूमि होगी। उपजाऊ भूमि, लो भैया एक पॉइंट और। उपजाऊ भूमि होगी तो क्या होगा, भू राजस्व होगा, लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा। जितनी ज्यादा उपजाऊ भूमि, जैसे उपजाऊ भूमि है तो वहां पे क्या होगा कि अधिकतर लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग कृषि करेंगे, कृषि पे डिपेंड होगी मैक्सिमम लोग। उपजाऊ भूमि है तो कृषि करेंगे। अब कृषि करेंगे तो क्या होगा, भू राजस्व आएगा, लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा वहां पे। उपजाऊ भूमि है तो भू राजस्व होगा, भू राजस्व। तो ये इसका कारण था। गंगा नदी क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, भू राजस्व क्षेत्र। एक पहला कारण तो बताइए, दिल्ली में कौन बैठा है, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला मिजाज का बैठा है। अब जो यहाँ का जो सूबेदार होगा, अवध का जो सूबेदार होगा, वो क्या करेगा कि उसको फ्री करवाएगा, फ्री कराने की ट्राई करेगा और फ्री करवा भी देगा। फ्री करा के वो नई राजधानी बना देगा। आओ फटाफट इसको आप देखो। चालू करते हैं अपन। और बताओ आप सभी कैसे हो। अगर कमेंट भी करा करो यार, कमेंट करो जो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो हमें भी क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिले। अब बात करते क्या कारण हुए। वो कारण तो बता दिया, वो क्या क्या कारण थे। अब वापिस आओ मैप में। अपन ये क्या है, ये जो टॉपिक है ना सारे मैप वाले हैं। जितने मॉडर्न हिस्ट्री में जब तक आप मैप से नहीं पढ़ोगे ना, तो मेरे को लगता है कि जब तक आप चीजों को
एक तरह से डिनोट कर करके नहीं पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगी। अब जिस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस तरह पता लग रही है क्यों अवध महत्वपूर्ण था, क्यों अवध महत्वपूर्ण था, क्या क्या कारण थे, क्या क्यों युद्ध हो रहे थे। आइए, दिल्ली में भैया है, दिल्ली 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 में बैठा है भैया मोहम्मद शाह, या रंगीला बैठा है, रंगीला नहीं देता हूँ सिर्फ, यहाँ पे बैठा है भैया रंगीला। अब यहाँ पे है अवध, ये है अवध। अवध में क्या है, अवध का सूबेदार था तब सदात खान, अवध सूबेदार। यहाँ का जो सूबेदार था सदात खान। कौन था? सदात खान। ये बना 1722 में। अगर कैमरा देख लो, कैमरा में क्या आ रहा है क्या यहाँ तक? हाँ, थोड़ा सा राइट जा रहा है, कोई ना। रंगीला बैठा है, दिल्ली का मुगल बादशाह। अवध का जो सूबेदार था वो था सदात खान। सॉरी, थोड़ा क्या है, जुकाम लग रही है ना, तो थोड़ा इग्नोर करो, अभी चलता रहता। मेरा वीडियो जरूरी है बनाना। तो सूबेदार में था सदात खान। आओ फटाफट फोकस करो, फटाफट फोकस करो। 1722 में बढ़ गया ये। अब इसने देखा कि भैया ये जो दिल्ली में बैठा है रंगीला, ये क्या है, अयोग्य। ये जो रंगीला है ना, ये क्या है, कैसा ये है अयोग्य। और ये जो सदात खान था ये था योग्य। अब आप सब पूछ लो, जैसे मान लो मैं हूं मुगल बादशाह, मैं हूं मुगल बादशाह और आप मेरे अंडर में हो, और मैं क्या हूं, अयोग्य हूं। तो आप और आप हो योग्य। तो आप क्या ट्राई करोगे, भैया मैं अपने आप को स्वतंत्र कराऊं, जो अपना राज्य है उसको मैं क्या कराऊं, स्वतंत्र कराऊं। तो इसने भी यही काम करा। जो ये था सदात खान था योग्य। अब इसने क्या किया कि 1722 में जो अवध था, अवध को स्वतंत्र राज्य बना दिया। अवध को स्वतंत्र राज्य बनाया। अब भैया ये स्वतंत्र राज्य बनाया, जैसे स्वतंत्र राज्य बना ना, स्वतंत्र राज्य बनते इसने राजधानी बना दी फैजाबाद। स्वतंत्र स्वतंत्र होते ही इसने राजधानी बना ली फैजाबाद। इसकी राजधानी थी फैजाबाद। ये लो भैया, इसका एक काम हो गया। अब इसी समय दो राजधानी थी, एक तो थी फैजाबाद और एक थी लखनऊ। हाँ, एक तो हो गई ये फैजाबाद, एक थी लखनऊ। लखनऊ में बैठा था आसफउद्दौला। जो लखनऊ था ना, लखनऊ में बैठा था आसफउद्दौला। लखनऊ में कौन था, लखनऊ में था आसफउद्दौला। लखनऊ में था आसफउद्दौला। आसफउद्दौला के दो काम, उसकी जिंदगी के दो लक्ष्य थे। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि एनसीईआरटी भी देख लो आप, स्पेक्ट्रम उठा के देख लो, समय दो ही मिल रहे। तो आसफउद्दौला के दो काम क्या थे, आसफउद्दौला दो काम थे। एक तो ना बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया, और दूसरा जो रुम्मी गेट था उसका निर्माण कराने वाला यही था। ये सवाल पूछते दो, आसफउद्दौला के दो सवाल। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण, बड़ा इमामबाड़ा, इमाम नहीं इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़े का, और एक रुम्मी गेट, और एक था रुम्मी गेट। इसका क्या करा है, निर्माण। अगर आप फटाफट इसको यहाँ से नोट करो, क्योंकि मैंने इसमें लिखाने का तो कुछ है नहीं। आप भी ऐसे जैसे डायग्राम बन रहा है ना, वैसे वैसे बनाओ आराम से, या मैं जब बोलते जा रहा हूँ तो आप वैसे वैसे बना लो, क्योंकि इसमें लिखने की कुछ चीज ही नहीं है। सीधा डायग्राम बनाए। अवध भाई एक सूबेदार था, सदात खान था, योग्य था। 1722 में अवध को स्वतंत्र करा के इसको ना राज्य बना दिया, स्वतंत्र राज्य बना दिया, और इसकी राजधानी को फैजाबाद बना दिया, और इसी की दूसरी राजधानी थी लखनऊ। लखनऊ का था आसफउद्दौला। इसने दो काम करा है जिंदगी के, दो उद्देश्य, एक तो बड़ा इमामबाड़े का निर्माण और एक था रुम्मी गेट का निर्माण। फटाफट आप देखो, फिर अपन आगे चलते हैं। कौन आ रहा है, कौन आ रहा था। ये हो गया आपका काम। अब चलते हैं सदात खान पे। इसने क्या क्या कांड किए, इसका कांड दिखाऊंगा आपको। इसका एक कांड दिखाऊंगा, कांड दिखाएंगे इसका क्या कांड था। वैसे बढ़िया है, ऐसे आप बनाओ ना यार कॉपी में, क्या दिक्कत है। कॉपी लो, बस सीधी आती है ना, उसको चेंज ऐसे कर लो,
इधर की तरफ करके और उधर बना बना के उस पर एक पेज बना दो पूरा। अवध आपका ये पेज निपटारा और क्या है। अब बात करते हैं सदात खान की। फिर डायग्राम पे आते हैं एक बार और, लास्ट बार और, बस फिर इस पे अंत हो जाएगा डायग्राम का। इस टॉपिक में इतना ही है डायग्राम। यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाऊंगे डायग्राम को, नहीं सही है। यहाँ पे अवध, अवध में कौन बैठा? अवध में बैठा सदात खान, सदात खान अवध में बैठा भैया सदात खान। दिल्ली में बैठा रंगीला, दिल्ली में बैठा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। मैं 2-3 बार लिख देना, आप देख लेना, मोहम्मद शाह रंगीला बोलूंगा, आप समझ लेना मोहम्मद शाह रंगीला है। अब भैया इस समय होता है यहाँ पे आक्रमण, इसको व्यू से दर्शाता हूँ। यहां से होते हैं अटैक, बाहरी आक्रमण चालू हो जाता है भैया इसके समय में, क्योंकि भैया अयोग्य है, इसको रंगीला होता है अयोग्य है। अब बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण करने वाला था नादिर शाह, बाहरी आक्रमण करने वाला था नादिर शाह। अब नादिर शाह क्या कर रहा था, जो यहाँ के सीमा वाले राज्य थे उन पर आक्रमण करता, आक्रमण करके लूट के फिर चला जाता। अब सदात खान को लगी जा रही है, बोलता है इस मुगल का करता है इलाज, मुगल का कराता हूं मैं इलाज। लेकिन क्या करा इसने, ये बोलता है नादिर शाह को, आप भैया दिल्ली आओ, आप दिल्ली आओ, दिल्ली को लूटो, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है दिल्ली में। और वो मजे दे रहा तो थोड़ा हंसो को, मुंह चेहरे में मुस्कान लाई। अब देखो, इधर है सदात खान, इधर है नादिर शाह। सदात खान बोला नादिर शाह को, भैया आप आओ दिल्ली, सीमा राजे को क्या लूट के जा रहे हो, दिल्ली में आओ, दिल्ली में बहुत पैसा है। ये बोलता है कुछ नहीं पैसा है, ये बोलता है बहुत पैसा है, बोला नहीं पैसा है, ये बोला बहुत पैसा है, नहीं पैसा। चलो मान गया नादिर शाह, बेटा मैं आऊंगा, अगर मेरे को दिल्ली में कुछ ही नहीं मिला ना, मैं तेरे को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सिर कलम कर दूंगा तेरा। ओ भाई साहब, यहाँ पे सदात खान ये है, इसकी दूसरी लगी, मजाक थोड़ा सा चलता है। सदात खान को क्या हुआ, डर लग गया, और भाई साहब इसने कर ली आत्महत्या, इसने कर ली भाई साहब आत्महत्या, डर लग गया भाई साहब। और हाँ, और जो नादिर शाह है ना, 1739 में भारत आया, दिल्ली आया, लूट के फिर चला गया। आओ सदात खान में देखते हैं। सदात खान नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला, नादिर शाह को सवाल है भैया, नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला कौन था? सदात खान। और वो नादिर शाह कब दिल्ली आया था? 1739 में। नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला, नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला, बहुत कुछ लिख रहा है। नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला कौन था? सदात खान था। उसके नीचे सदात खान लिखो, उसके नीचे अंडरलाइन, नीचे लाइन करके नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला कौन था? सदात खान था। 1739 में दिल्ली आया था। और इस सदात खान ने क्या करी, इसके डर के चक्कर में आत्महत्या कर ली थी, इसने कर ली आत्महत्या। लो फटाफट इसको नोट करो, फिर अगले वाले इसको सदात खान को निपटाते हैं। अब भैया इसका भतीजा आएगा सफदरजंग, सफदरजंग इसका एक भतीजा आएगा सफदरजंग। उसके काल में से एक बात हुई थी, आपने फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, 1 2 3 4 5। अब आएगा सफदरजंग, सफदरजंग, सफदरगंज नहीं, जंग आदमी का नाम है, कोई प्लेस का नाम नहीं है। सफदरजंग, सफदरजंग। सफदरजंग क्या हुआ, ये जो सदात खान था ना, इसका भतीजा था, जगह ले ली इसने। और क्या है, इसके काल में एक चीज हुई कि जिसमें बोला गया जो अवध का जो सूबेदार होगा, अवध का सूबेदार या जो नवाब, अपन नवाब बोलते हैं, जो अवध का जो नवाब होगा ना, ये सूबेदार होगा, अपन नवाब ही बोलेंगे, छोड़ो। अवध का जो नवाब होगा ना, वो जो मुगल है, मुगलों का क्या होगा, वजीर होगा। मुगलों ने वहां से आदेश जारी कर दिया कि जो भी भाई अवध का जो नवाब बनेगा, सूबेदार बनेगा, वो क्या होगा, मुगलों का डायरेक्टली वजीर होगा। ये बात कह दी थी, लिख लो आप फटाफट। आओ सदात खान में सफदरजंग में, थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग है लेकिन बट कंफ्यूज नहीं होना है। सफदरजंग, सफदरजंग में लिखा एक भतीजा था, उसका कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसका लिखाते हैं कि जो भी अवध का सूबेदार या नवाब होगा, अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार या नवाब, अवध का सूबेदार या जो नवाब होगा, वो डायरेक्टली
मुगलों का क्या होगा? वजीर होगा। अवध का सूबेदार या नवाब होगा। अरे यार, नवाब होगा, ये नवाब जो बनेगा वो क्या होगा? मुगलों का वजीर होगा। नवाब होगा वो, नवाब होगा वो मुगलों का वजीर होगा। मुगलों का वजीर होगा। भैया इसका करे काम खत्म। सफदरजंग देख लो फटाफट, इससे आगे टॉपिक पे चलते हैं फिर अपन। सफदरजंग हो गया। अब आएगा भैया सुजाउद्दौला। याद करो बक्सर में आया था अपने पास सुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? हेक्टर मुनरो था ईआईसी की तरफ से, वो इधर से कौन था? बक्सर में 3 जने थे। आपको मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में बता दिया था, वीडियो के इंट्रो में बता दिया था। सोचो 3 जने लड़ रहे थे, एक तो बंगाल था, एक था मुगल और एक था अवध। मुगलों की तरफ से लड़ रहा था शाह आलम द्वितीय, बंगाल की तरफ से लड़ रहा था मीर कासिम, और जो अवध था, अवध की तरफ से कौन लड़ रहा था? सुजाउद्दौला। अब वो सुजाउद्दौला बीच बोला, बीच में टांग अड़ाने वाला, ये बीमारी थी। और उसकी बीमारी खत्म करते हैं इसमें। बस फिर इसके बाद में क्या होगा? इसमें 2 संधियां होगी। एक तो 1773 अपन ने देखा था कि 1764 में खत्म हुआ ये युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, और 1764 होती है इलाहाबाद की संधि। संधि करने कौन आएगा? क्लाइव। अब ये जो इसमें हुआ ना, इसके साथ हुआ अवध के साथ 1763 में, 1773 में हुआ बनारस की संधि। इसमें हुआ बनारस की संधि 1773। उसमें क्या हुआ? वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग और इसके मध्य होती है। उसमें 2 चीजें थी कि जो एक इसी चीज में था इलाहाबाद और एक कड़ा, वो था मुगलों के अधीन। पहले इलाहाबाद और कड़ा था मुगलों के अधीन, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुगल अंग्रेजों ने मुगलों से लेकर इनको अवध वालों को, अवध का जो नवाब था उसको बेच दिया 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए उसको बेच दिया। और फिर इसके बाद में आता है फैजाबाद की संधि 1775 में होती फैजाबाद की संधि। देखता हूं मैं, बताता क्या जाता हूँ, देखते हैं आता हूं। उसमें क्या है कि उसके जो उसमें मुगलों ने पूरा अपना ना, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी। हाँ एक बार देखते हैं। अब देखो यार, सब मौखिक सारा, औरली कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैं सारा ही बता दूंगा, अभी लोग वीडियो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे ना। व्यूज आने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मजाक और जोक्स। अब बात करते हैं अपन सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला दौला चालू होता है पहला। सुजाउद्दौला, लो भैया आओ सुजाउद्दौला। 1764 में इसी काल में क्या हुआ? 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अपना भैया जो नोट बना रहे हो ना, तो नोट्स का पन्ना खोलो, पीछे पन्ना चेंज करो, उसमें देखो बक्सर का युद्ध, एक पेज पीछे मिल जाएगा आपको। ताजा ही खड़ा है भाई, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था बक्सर का युद्ध। ये हो गया बक्सर का युद्ध। अब इसके बाद में इसके बाद होती है संधि 1773 में, बनारस की संधि 1773 में होती है। हाई के पान बनारस वाला, बनारस की संधि। इसमें होती है बनारस की संधि। भाई ये होती है, एक तो अवध का था सुजाउद्दौला, सुजाउआ नहीं सुजाउद्दौला, याद करिए, याद करो बढ़िया सा पढ़ो। चेहरे पे मुस्कान लाओ, क्या करें, मुस्कान ही तो नहीं आती। अपनी अपनी वाले का नाम, अपने अपने वालों को इमेजिन कर लो, मुस्कान आ जाएगी चेहरे पे, जो वीडियो देख रहा होगा। ओनली जोक्स अपार्ट। ओके, अवध का कौन था? अवध का था सुजाउद्दौला। आ जाओ फटाफट वापिस आओ कंटेंट पे। अवध का था सुजाउद्दौला, और दूसरा ईआईसी की तरफ से कौन था? ईआईसी की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग साहब आए थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब इसमें क्या हुआ, मैं देखता हूँ, मैं कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ अभी तो बहुत जगह है। इसमें क्या हुआ कि मुगलों के पास था कड़ा और इलाहाबाद, मुगलों से लेकर अवध के जो नवाब था उसको दे दिया 50 लाख रुपए में। इसमें क्या हुआ कि मुगलों के पास था, मुगलों से इलाहाबाद और कड़ा लेकर, इलाहाबाद व कड़ा लेकर
कड़ा लेकर, ये क्या जगह है? ये कड़ा समझ लो, हाथ में पहने वाला कड़ा ना, जगह है इलाहाबाद और कड़ा लेकर। सवाल है, कोई से बुक्स उठा लेना, सवाल मिल जाएगा। ये मिलेगा ही, ये परफेक्ट सवाल है, मिलेगा ही। ये आपको जो मैंने लिखा है ना, बनारस की संधि, यूट्यूब में मतलब कई जने लिखवाते हैं, मतलब मैक्सिमम जने, कोई नहीं लिखवाता, मैक्सिमम जने छुड़वा देते हैं इसको, बनारस की संधि। अगली एक और संधि है किसी 2 साल बाद, उसको छुड़वा देते हैं। तो क्या करें बक्सर से घुमा लाते हैं, अवध को बक्सर से घुमा लाते हैं। बनारस संधि कोई मुश्किल से बता देता है, बताने वाले बताते हैं, अपन बता ही रहे, आप मिला लेना। मुगलों से इलाहाबाद व कड़ा लेकर अवध के नवाब को, जो अवध का नवाब था, अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेचे। देख लो भाई साहब, चूना लगा दिया ना, 50 बीच में टांग आया था, लगा दिया 50 लाख का चूना। उस समय 50 लाख भैया, खतरनाक खिलाड़ी है। तभी तो भाई साहब अंग्रेजों ने हर काम करा है ना, दिमाग से काम करा है। मुगलों से इलाहाबाद व कड़ा लेकर अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए। अरे भैया काम खत्म। आप फटाफट इसको नोट करो, जो है जब वीडियो में नहीं आया ना। अब अपन आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। अपन ने देख लिया ना, वॉरेन हेस्टिंग था, संधि हुई गई 1773 की बनारस की संधि। अब आती फैजाबाद की संधि। जो बनारस था, बनारस में क्या हुआ, अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब इसको मैं रफ करता हूँ। फैजाबाद की संधि करते हैं 1675 में। ये जो फैजाबाद, ये भी नहीं लिखवाते लोग, नहीं लिखवाते, मैं लिखवा रहा हूँ। देखते जाओ भैया, मेहनत खूब करते हैं। आप भी अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। जो इसमें क्या है, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, फिर एक बार रैपिड रिवीजन कराऊंगा। रैपिड रिवीजन पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का 4 घंटे में खत्म, 5 घंटे बस बात खत्म टाटा। ऐसे बोलेगी मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप, मैं बता रहा हूँ, जो डायग्राम से पढ़ो, बिल्कुल क्लियर चीज होती है, उससे छत्ती दिमाग में। और सो जाओ 2 लाख है। 1775 में होती फैजाबाद की संधि। अरे यार, वो थोड़ी ना फैजा है ना, ये है फैजाबाद की संधि। ठंड बहुत हो गई आज को ना। फैजाबाद की संधि, इसमें क्या हुआ, जो बनारस था, बनारस पर है ना, जो अंग्रेजों का पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बनारस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये लो भैया, 1775 फैजाबाद की संधि भी कंप्लीट। फटाफट आप देख लो। अब इसके बाद में 2-3 चीजें बचती है। जो अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब था वजीद अली खां, वजीद अली शाह, वजीद अली खान। इसमें क्या है, इसने ना 1856, ये बंगाल, इसका अवध का क्या था, अंतिम नवाब था। इसके बाद में क्या हुआ था कि जो आपने नाम सुना होगा, डलहौजी, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो एक ये सपोज करो, तो फटाफट कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या है, कोई राज्य है, इसका ये है बेटा, मतलब उत्तराधिकारी। कोई मानो ये राज्य है, इसका है ये राजा। अगर ये राजा ना खत्म हो जाता है, कैसे भी, कोई युद्ध में खत्म हो रहा है, वैसे कोई मृत्यु हो रही है, ये राजा खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसका क्या है, ये एक बेटा है, ये बेटा है, तो बेटा तो क्या होगा, उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। ये राज्य है, इसका बेटा है, बेटा क्या है, इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो ये उत्तराधिकारी था, तो ये संभाल लेगा राज्य को। अगर ये राजा है, वापिस देखो, ये राज्य, ये राजा, अगर इस राजा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, इस राजा की क्या होती है, मृत्यु, तो राज्य बचा। अब राज्य का क्या है, इस राजा कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं, कोई पुत्र नहीं है। बता रहा हूं क्या नीति थी, इस राज्य का कोई, इस राजा का क्या है, कोई भी पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं होगा तो ऐसा इसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा? अब क्या करेगा ये डलहौजी, ये जो राज्य है ना, इसको हड़प लेगा। राज्य को हड़पने की नीति थी ये, राज्य, तभी बोलते उसको राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जहां सीगो हटा दिया था। अभी गोद भी नहीं ले सकते थे, मना था, गोद भी नहीं ले सकते, तभी तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो डलहौजी था वो हड़प रहा था। अब ये जो अवध को क्या आती है, एक आती है आउटरम की रिपोर्ट। ये डलहौजी ने क्या है, बेफालतू करवा दिया, जो वहां का नवाब था अयोग्य हो गया था, इसने फैला दी बात,
और रिपोर्ट निकाल दी आउट ट्रम्प की रिपोर्ट, उसमें कह दिया कि जो अवध में क्या है कुशासन हो गया है, इस कारण इसको है ना हड़प लिया गया। आओ चेक करते हैं फटाफट। फैजाबाद हो ही गया। अंतिम नवाब अब बात करते हैं अंतिम नवाब वजीद अली शाह 1856 1856 में अंतिम नवाब। ये पूछ लेता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, सवाल मिल जाएगा, गुल्लू साइड में मिल जाएगा। देखो अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, ये नीचे करके ऐसे लिखते हैं ना, जगह खूब है अपने पास में। वजीद अली शाह, वजीद अली शाह। ये कब था? 1856 1856 में। 1856 में ये अंतिम था। इसके बाद में क्या होता है, डलहौजी के अभी जो अपने इसे टॉपिक हो जाएगा ना पूरा, इसके बाद एक दो टॉपिक बाद है ना आपको बताऊंगा कि अंग्रेज वालों के पूरे में जिसमें आएगा आगे डलहौजी आएगा, तो आपकी पूरी डॉक्टर लैब समझाऊंगा। अभी तो बता दिया आपको, मतलब ऑरली बता दिया कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। थोड़ा बहुत सेट करके चलो दिमाग में, हाँ भाई ये बीमारी चल रही थी। आगे बताऊंगा ना डलहौजी, आगे आएगा डलहौजी पूरा बताऊंगा उसको खोल के। अब आता है अवध का अंतिम नवाब हो गया वजीद अली शाह 1856 हो गया डन। हाँ अब इसमें आती है आउटरम की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, किस रिपोर्ट के आधार पर अवध को ईआईसी ने या ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। आउटरम की क्या थी रिपोर्ट थी? आउटरम की रिपोर्ट, आउटरम की रिपोर्ट आती है ये आउटरम की रिपोर्ट क्या बोलती है? आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार जो आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार जो अवध था, अवध में क्या हो गया था? कुशासन। बुरा राजा यहाँ का जो नवाब है वो अयोग्य हो चुका है, इसलिए वो अवध को कुशासन के आधार पर जो अवध था, अवध को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था या मिला लिया गया था। कर लिया गया था। तो भैया अपना ये अवध खत्म, टाटा बाय बाय। अब आप किसी बुक से सवाल लगाना तो आपके सवाल सारे लग जाएंगे। और बताओ वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट कर दिया करो आप, तो बस लाइक करो। हम तो इतना मानते हैं कि हमें क्या लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हमारा क्या खुद का मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और अच्छा स्टडी करेंगे और अच्छी तरह आपको बताएंगे, अलग अलग जगह सवाल देख के आएंगे और आपको बताएंगे कि ये सवाल ये सवाल ये। अपने 3 हो चुके हैं अभी तो, खूब अभी तो 2-3 और है, अभी तो आपको बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया तरह से बताएंगे और क्या क्या होता है आपको भैया। जैसे पहला टॉपिक खत्म करा था ना यूरोपियन का, भारत में आकर यूरोपियन जो जाती थी उनका भारत में आकर, अब जैसे दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियों को उदय, अभी तो भैया महाराणा प्रताप, अभी सॉरी महाराणा प्रताप नहीं, शिवाजी आएंगे अभी तो। एड तो शिवाजी आएंगे ना भाई, एंट्री करा दूंगा आपको मैं, मस्त एंट्री कराएंगे शिवाजी की। शिवाजी को लगेंगे अपने 2 दिन, शिवाजी मांगता है 2 दिन, शिवाजी मांगता है 2 दिन। और बताओ आपके क्या हाल चाल, सब बढ़िया होंगे भैया। ठंड चल रही है, अपना अपना ध्यान रखो। अभी क्या है, अभी न्यू ईयर पे ना अपना चैनल का नाम दूसरा हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या यूट्यूब से कुछ मैसेज आया है कि आप चैनल का नाम चेंज करें, तो वो न्यू ईयर तक अपना चैनल का नाम दूसरा हो जाएगा। बढ़िया नाम है, तभी रिवील करेंगे आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट एसएससी वाला, उसको आके फटाफट ज्वाइन कर लो, तो आपको नई नई पीडीएफ मिलती रहेगी। वहां पे ऑल एग्जाम्स के जितने भी नोटिफिकेशन है मैं उस पर डालता रहता हूँ, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ओके बाय, सी यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।